तब बिजली आती नहीं थी, आज बिजली जाती नहीं है। आज ये परिवर्तन आपको देखने को मिलता होगा। ये जो 4 लेन की कनेक्टिविटी आप देख रहे हैं ना, ये गिरधरगंज और उसके आसपास के क्षेत्र में, ये महादेव झारखंडी और इसके आसपास के क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास और यहां के क्षेत्रों में बरसात में 3-3 फुट पानी लगता था, आवागमन बंद हो जाता था। ये पूरा क्षेत्र जलमग्न रहता था, सड़कें गड्ढे में बदली होती थी, बामुश्किल 2 लेन की सड़क नहीं थी। आज 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी आपके पास है। जिधर से भी आप आइए, आप वाराणसी से आइए, आप कुशीनगर से आइए, आप देवरिया से आइए, आप महाराजगंज की तरफ से आइए, आप कहीं से भी आएंगे, लखनऊ से आएंगे, लखनऊ से वैकल्पिक मार्ग भी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से आपको प्राप्त हो गया है। मैं गोरखपुर से लखनऊ इससे पहले गया हूं यूपीए सरकार के समय में, कई बार मैं जाता था। अगर मुझे आवश्यक रूप से दिल्ली जाना होता था, गोरखपुर से वायु सेवा नहीं थी, यहां से लखनऊ 8 घंटे लगते थे जाने में। आज 3 घंटे में हम लखनऊ, 3.5 घंटे में लखनऊ पहुंच सकते हैं। आज गोरखपुर से 14 फ्लाइट हैं, तब फ्लाइट आ गई तो चलती थी, नहीं तो आती नहीं थी। ये स्थितियां थी। गांव हो या शहर, अव्यवस्था थी, गुंडागर्दी चरम पर थी। माफिया के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था, मुझे अकेले लड़ना पड़ता था। मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता रहते थे, जो कार्यकर्ता सड़कों पे आंदोलन कर पाते थे, अन्यथा यहां का व्यापारी तबाह होता था, उद्यमी तबाह होता था। हम लोग लड़ते थे, माफिया के खिलाफ भी, मच्छर के खिलाफ भी, बीमारियों के खिलाफ भी, विकास विरोधी सरकार के एजेंडे के खिलाफ भी, जनता की सुविधाओं के लिए भी लड़ा जाता था। आज किसी चीज के लिए मांगना नहीं होता है। ये रामगढ़ ताल आज आप जो देख रहे हैं, विकास का मॉडल बन रहा है। ये तब गंदगी का एक अड्डा था, आज आप चारों तरफ देख रहे होंगे, आज उसमें बेहतरीन रोड बन रही है, पर्यटन का एक बेहतरीन स्पॉट बन रहा है। बोड़गहवा नाला अपने आप में एक मॉडल बन रहा है जल निकासी किस रूप में होनी है। विकास का ये मॉडल अब स्वास्थ्य का केंद्र तो बना ही है, शिक्षा का भी एक आधुनिक केंद्र बन रहा है। 4 विश्वविद्यालय वर्तमान में कार्य हो रहे हैं। और अभी गोरखपुर में इसी 15 को भारत के सबसे बड़े उद्योगपति में से एक टाटा सन्स के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखरन भी यहां गोरखपुर में आ रहे हैं। गोरखपुर का पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी जिसमें आज की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी जिसके साथ जुड़ी हुई है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक का, ड्रोन का, स्पेस टेक्नोलॉजी का, 3D प्रिंटिंग का, इन सभी के ट्रेनिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को देने का एक लक्ष्य रखा हम लोगों ने। 1 करोड़ युवा को ट्रेनिंग के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये युवा जो भी ट्रेनिंग लेगा, उसके लिए मार्केट में जॉब की कमी नहीं, जॉब ही जॉब, नौकरी ही नौकरी। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में नौकरी निकलती है तो उसकी कोई बोली नहीं लगाता। 9 लाख युवाओं को हमने सरकारी नौकरी दी है। ये 9 लाख युवाओं को क्या सरकारी नौकरी सपा की सरकार में मिल पाती थी क्या? नहीं मिल पाती, नहीं मिल पाती, क्योंकि नियत साफ नहीं थी। पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता था, पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार की आगोश में था, नहीं संभव था। आज उन सबको ये नौकरी मिली है बिना किसी सिफारिश के और बिना किसी लांग लपेट के।
योग्यता के आधार पर उन नौजवानों ने नौकरी पाई है। 9 लाख युवा, उत्तर प्रदेश का 9 लाख युवा यूपी के विकास में आज कैसे कार्य कर रहा है, उदाहरण देखना है। जब यह सरकार आई थी तब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था थी मात्र 13.25 लाख करोड़ की, और इन 9 वर्षों में हमने इसको पहुंचाया है 36 लाख करोड़ रुपए तक, लगभग 3 गुना पहुंचाने में सफल हुए हैं। प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की, प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की तब थी 43,000 और आज है 1,20,000 रुपए। ये चेंज है, ये परिवर्तन है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में 3 करोड़ से अधिक लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार मिला है और लगभग 65 लाख नौजवानों को सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण, जिसे आप कानून का राज कहते हैं, उस कानून के राज का परिणाम क्या है? निवेश हुआ है, और जो निवेश हुआ है उस निवेश के कारण नौजवानों को यहां नौकरी मिली। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं है, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन, ये आज उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है और भारत की ब्रांड बन रही है। ये नई पहचान है और ये तब हो पा रहा है जब डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से चलती है। एक जैसी सरकारें जब होती हैं तो कोई मत भिन्नता नहीं होती। प्रस्ताव गया, प्रस्ताव के बारे में सही जानकारी दी, प्रस्ताव वहां से अप्रूव हुआ, लागू कर दिया। आपने देखा होगा अभी 28 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने देश की नहीं एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। यूपी में बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्या 17 के पहले कोई कल्पना करता था कि यूपी में ये बनेगा? 17 के पहले कोई कल्पना करता था कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनेगी? बोनी कपूर कल आए थे मुझे मिलने के लिए, उन्होंने कहा 24 अप्रैल को आप थोड़ा समय दे देते तो हम इसका शिलान्यास करवाते फिल्म सिटी का। मैंने कहा मैं थोड़ा समय देख लूं क्योंकि चुनाव में कार्यक्रम लगे हुए हैं। आप सोचो यूपी में अगर फिल्म सिटी होती तो रवि किशन को मुंबई भटकना नहीं पड़ता। तो ये कलाकार थे, कलाकार को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन जब ये गए होंगे मुंबई तब इनको भी नहीं रहा होगा कि ये सब कलाकार बन पाएंगे, क्योंकि तब तो घर की मार से बचने के लिए घर से भाग गए। अब करना क्या है? काम धाम कुछ और आता नहीं तो चलो फिल्मों में ही काम करें, और उस बहाने गए और वहां पर जाकर के अपनी मेहनत से आज वे सफल हो गए। लेकिन कितने युवा सफल हो पाते? अनुमान करिए कितने रवि किशन सफल हो पाते? आज फिल्म सिटी यूपी में है, यूपी के नौजवान को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। फिल्म सिटी जैसे बनेगी, यूपी के नौजवान को यूपी के अंदर ही मंच मिलेगा, यहीं पे एक्टिंग के लिए मंच मिलेगा, यहीं पे वह काम करेगा और देश और दुनिया में भारत की भावनाओं को अपने रंगमंच के माध्यम से एक नई ऊंचाई देगा। कला रचनात्मकता का प्रतीक है और उस रचनात्मकता को रंगमंच के माध्यम से कलाकार भावनाओं के साथ भर करके, उन शब्दों को भावनाओं के साथ भर करके जनता को अपनी ओर आकर्षित करता, सभी बातों को बहुत सलीके से उसके समझ में ला देता है। यह भी संवाद की कला है, गायन है, वादन है, नृत्य है, नाट्य है, ये सभी उसके अंग हैं। और उसी परंपरा को लेकर के आज वो यहां बन रहा है। अब फ्लैटेड फैक्ट्री भी बन रही है, टॉय पार्क बन रहे हैं,
क्यों चीन के खिलौने यहां आएंगे? हम क्यों नहीं खिलौना बना सकते? क्यों दूसरे देश से बने हुए वस्त्र, बांग्लादेश का वस्त्र यूपी में क्यों? यूपी की महिलाएं रेडीमेड गारमेंट्स में आगे बढ़ेंगे, वही बनाएंगे। और वह कार्य आज धड़ल्ले से यूपी के अंदर चल रहा है और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये चीजें तब आती हैं जब युवा जागरूक होता है और युवा के मन में भाव रहता है कि हां, हम भी इस फील्ड में काम कर सकते हैं। युवाओं के बारे में मैंने नौकरी के बारे में कहा, मैंने उनके लिए जो स्किल डेवलपमेंट के सेंटर हम लोगों ने खोले हैं, खोलने जा रहे हैं, इनके बारे में भी आपको बताया। 2 करोड़ युवाओं को जो स्नातक अंतिम वर्ष में और प्रास्नातक अंतिम वर्ष में, उन सभी युवाओं को टैबलेट के साथ जोड़ने की कार्रवाई। अब तक 50 लाख नौजवानों को हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे चुके हैं और टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई हमारी निरंतर जारी है। 2 करोड़ युवाओं को हमें उपलब्ध करवानी है। यानी सरकार उन कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। युवाओं की जिम्मेदारी, आज के समय में युवा राष्ट्र का एक जागरूक नागरिक होता है। वह युवा जिसके मन में एक जज्बा होता है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, जो जज्बा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने इसी धरती से दिखाया था, शहीद बंधु सिंह ने इसी धरती से दिखाया था, प्रभु राम ने पूरे भारत में दिखाया था, श्री कृष्ण ने पूरे भारत को दिखाया था। महाभारत के युद्ध में वही युवा जो वीर अभिमन्यु के रूप में कौरवों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है, वही युवा जो भारत को, कभी भारत की आजादी के लिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस बात का आह्वान बनकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनकर के आगे बढ़ता है, वो वही युवा है जो अपने लिए नहीं, मातृभूमि के लिए, जो अपने लिए नहीं, देश के लिए कार्य करता है। और वही देश के लिए कार्य करने के अभियान का हिस्सा है ये अभियान, युवा संवाद का कार्यक्रम। उन युवाओं के साथ संवाद का कार्यक्रम कि हर मोर्चे पर हमें सजग रहना है, विकास भी कराना